Good morning, everyone. So, today we are discussing the course of BT, FBT, और इसका जो पुराना नाम था that was F1. बेसिकली फर्स्ट काफ़ी तकरीबन एक 8-9 साल पहले तक हम इस सब्जेक्ट को F1 कहा करते थे एंड ये ACCA का स्टेज 1 का पेपर है या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि FIA के स्टेज 3 का पेपर है। सो जैसे भी आप इसको कंसिडर करना चाहें, तो फर्स्ट इसको F1 कहा जाता था। फिर इसी पेपर का नाम जो है इन्होंने AB अकाउंटेंट इन बिजनेस रख दिया। फिर AB के बाद इसका नाम चेंज होके BT हो गया, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद अब इसको FBT कहा जाता है आजकल। सो आज हम F1 या FBT के सिलेबस क्यों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। तो पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पेपर में आप पढ़ेंगे क्या। सेकेंडली इस सब्जेक्ट की नेचर को हम डिस्कस करेंगे एंड थर्ड इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम किस किस्म का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की बात कर लेते हैं। F1 का जो सिलेबस है या FBT का जो सिलेबस है इसको बेसिकली 6 मॉड्यूल्स में या ऐसे कहना चाहिए 6 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए या फर्स्ट मॉड्यूल जो है दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, देन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। फिर जब भी हम किसी भी बिजनेस की हम बात करते हैं तो हर बिजनेस के इन्वायरमेंट्स होते हैं। हर बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है जो बिजनेस की फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर एग्जिस्ट करता है, और इसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है जो बिजनेस की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड सो ऑन। ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं। फिर इसमें हम इकोनॉमिकल फैक्टर जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है। दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ F1 जिसको हम कहते हैं FBT, या इसका जो मॉड्यूल है उसका नाम है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके बाद फिर सेकंड मॉड्यूल आता है विच इज पार्ट बी। पार्ट बी में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो बिजनेस की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी जो बिजनेस होता है उसको हम कैसे रन करते हैं या कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं, बिजनेस का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप किया जाता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बिजनेस को कैसे चलाना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है। हर बिजनेस का जिस तरह एक किसी भी कंट्री का एक कल्चर होता है, किसी भी रिलीजन की बेस पे या उसके लोकल जो नॉर्म्स हैं उसकी बेस पे या उसकी लोकल वैल्यूज की बेस पे, इसी तरह हर बिजनेस का भी एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है। ये कॉर्पोरेट कल्चर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है,
इसको कैसे देखा जाता है कि ये अच्छा कल्चर है या बुरा कल्चर है। हर कल्चर में अच्छी या बुरी बातें भी होती हैं। तो जो कॉर्पोरेट कल्चर में अच्छी बातें होती हैं उनको हम रिटेन करते हैं, और जो बुरी बातें होती हैं उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये हम कैसे करते हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? हर बिजनेस में लेवल्स होते हैं। टॉप मोस्ट लेवल होता है जहाँ पर डायरेक्टर्स वगैरह काम करते हैं। तो जो बिजनेस को डायरेक्टर्स रन करते हैं, वो कैसे रन करते हैं, इसको हम देखेंगे अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें सिर्फ हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। ये सेकंड मॉड्यूल है जो मेनली ओवरऑल बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट को कवर करता है। फिर हम इसके बाद पार्ट सी या थर्ड मॉड्यूल की बात करेंगे। थर्ड मॉड्यूल जो है ये आपके FA1 एंड FA2 लेवल की अंडरस्टैंडिंग के बेस करता है, क्योंकि यहां पर हम अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे। और जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, और उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम्स हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज जो है वो FA1 एंड FA2 से आपके पास है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज है वो MA1 और MA2 में आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद जब अकाउंटिंग सिस्टम हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ इंटरनल कंट्रोल्स भी हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली क्या होते हैं? हमें ये पता है कि जब भी हम लेट्स सपोज कैश की बात करते हैं या कैश हैंडलिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर एरर्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे मिस्टेक भी हो सकते हैं, वहाँ पे थेफ्ट भी हो सकती है, फॉर्जरी भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो इन सब को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स डेवलप करते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉड, क्योंकि अकाउंटिंग जहां भी होगी वहां पर फ्रॉड या मिस्टेक्स एंड एरर्स, थेफ्ट, सब चीज़ों के चांसेस होंगे। तो उससे हम ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं? सो मेनली पार्ट सी या मॉड्यूल 3 जो है, दिस इज ऑल गोज अराउंड द अकाउंटिंग सब्जेक्ट, वेदर इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, या इसको हम फोर्थ मॉड्यूल भी कह सकते हैं। पार्ट डी बेसिकली, इसको अगर हम शॉर्ट में नेम दें तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा HR मॉड्यूल है, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल है। क्योंकि जब भी हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो हर बिजनेस में एम्प्लॉयज होते हैं, और जब बिजनेस में एम्प्लॉयज होते हैं तो उन एम्प्लॉयज को आप कैसे हायर या फायर करते हैं? ऑब्वियसली जब उन एम्प्लॉय से आपने काम करवाना होता है तो उसके लिए आपको बिजनेस के अंदर लीडरशिप भी चाहिए होती है। जैसे एक कंट्री को एक लीडर रन करता है, इसी तरह एक कंपनी को डायरेक्टर नहीं बल्कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो, वही उसको रन कर सकता है। सेम लाइक एक डिपार्टमेंट को एक ऐसा मैनेजर ही रन कर सकता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो। सो मैनेजर को जब वो एक डिपार्टमेंट में सुपरवाइज कर रहा होता है या एक डिपार्टमेंट को ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसको अपने सारे एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चलना होता है, अदरवाइज वो डिपार्टमेंट फंक्शन ही नहीं कर सकता। सो लीडरशिप बेसिकली क्या होती है? फिर जब एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं तो इवन एक कंट्री के अंदर अगर आपके सारे लोकल एम्प्लॉयज़ भी हैं तो वो हर लोकल एम्प्लॉयज़ जो है वो डिफरेंट कल्चर से आ सकते हैं। कुछ पश्तून हो सकते हैं, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई नॉन मुस्लिम हो सकता है। तो ये जब एम्प्लॉयज़ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके एक जगह काम कर रहे हैं सो दैट दे कैन अचीव द कलेक्टिव गोल्स, तो उनको आपने कैसे डील करना है? इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, कि जब भी डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट बैकग्राउंड्स के एम्प्लॉय एक जगह काम कर रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है। तो डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब एम्प्लॉयज़ को हम चाहते हैं कि हम काम करवाएं, तो एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली भी काम करते हैं
ग्रुप्स में भी काम करते हैं और एज अ टीम्स भी काम करते हैं। तो अगर एम्प्लॉय को आपने ग्रुप या टीम्स में काम करवाना है तो वो कैसे आप करवाएंगे? क्योंकि जब एम्प्लॉय 5-6 एम्प्लॉय एक टीम में काम कर रहे हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, उनके डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके डिफरेंट इंटेंशंस हैं टीम ज्वाइन करने की, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। उन कन्फ्लिक्ट्स को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एम्प्लॉय को सैलरी दे देना वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर है, बट इट्स नॉट द ओनली मोटिवेशन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेबर की सैलरी को 5% बढ़ा दें, वो उसके लिए तो मोटिवेटिंग हो सकती है, लेकिन डायरेक्टर जो ऑलरेडी मिलियन ऑफ डॉलर्स में सैलरी ले रहा है, उसकी अगर आप 5% सैलरी बढ़ा दें तो उसके लिए वो बिल्कुल भी कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? फिर जब एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स को शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता हो, तो उसको अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल ये है कि जब भी आपका एम्प्लॉय, जब आप उसको हायर करते हैं तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि एक साल में ये मेरे लिए इतनी वैल्यू जनरेट करेगा। फिर साल के एंड पे आप कंपेयर करते हैं कि इससे एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअली इस एम्प्लॉय ने क्या किया, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। तो आप एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं टू इवैल्यूएट कि वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाया है या नहीं। अगर वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर जाता है तो उसको आप रिवॉर्ड भी देते हैं, उसको प्रमोशन भी देते हैं। और अगर वो मीट नहीं कर पाता तो उसको आप फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको आप थोड़ा सा डिमोट भी कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली बड़े लंबे अरसे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा तो आप उसको शायद फायर भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं ये परफॉर्मेंस अप्रेजल पे बेस करते हैं। तो ये पार्ट मॉड्यूल 4 या पार्ट डी जो है, दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्लॉयज। एंड ये जो है FA1 का सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे मुताबिक। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है पार्ट ई या मॉड्यूल 5। दिस मॉड्यूल इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। अब जब एम्प्लॉयज 5-6 एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट भी करना है। अब ये कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? अब बहुत लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे अच्छे हैवी हैवी वर्ड्स यूज़ करें तो अगले बंदे को बात अच्छी समझ आएगी, बट दैट्स नॉट द की फॉर कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी मैं किसी इंसान से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ तो मेरी कोई ना कोई उस कम्युनिकेशन के पीछे इंटेंशन है, और अगर मैं अपनी इंटेंशन को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, दैट्स अ गुड कम्युनिकेशन। बेशक मैं हैवी वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स या बुरे वर्ड्स या जैसे भी वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, हल्के वर्ड्स अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई मसला नहीं, बट एज फार एज अगर मैं अपनी इंटेंशन को अपने रिसीवर को समझा पा रहा हूँ, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन है। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने ये कहा था कि अगर आप अपनी थ्योरी या अपना कोई कॉन्सेप्ट एक 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, सो इट मीन कि आपको वो कॉन्सेप्ट खुद भी समझ नहीं आया। तो अगर आपको एक चीज़ अच्छे से समझ आती है तो वो एक लेमैन को, एक 5 साल के बच्चे को भी आप समझा सकते हैं। इसी तरह हम डॉक्टर्स की एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एज अ पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई मुश्किल वर्ड्स में वो आपकी बीमारी को नहीं समझाता, वो आपको सिंपल तरीके से कहता है कि आपको लंग्स का इशू है या आपको हार्ट का इशू है या आपको ब्रेन का इशू है या सो ऑन। लेकिन वही डॉक्टर जब आपकी डिजीज़ को वो अगर दूसरे डॉक्टर को एक्सप्लेन करेगा तो आपने देखा होगा कि वो बड़ी प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ करते हैं, वो मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ को समझा सकें। बट अगर वही मेडिकल टर्म्स एक डॉक्टर जो है पेशेंट को के सामने यूज़ करेगा तो पेशेंट को कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि पेशेंट का ताल्लुक तो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है। सो कम्युनिकेशन कैसे करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम
देखेंगे पार्ट ई में। एंड लास्ट है पार्ट एफ, या इसको मॉड्यूल 6 भी कह सकते हैं। पार्ट एफ बेसिकली इज ऑल अबाउट एथिक्स। आप यहां पर ACCA पढ़ रहे हैं, और जब ACCA करके आप एक्चुअली में काम करना शुरू करेंगे, सो यू विल बी अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो भी प्रोफेशनल होता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या लॉयर हो या डॉक्टर हो, सबको अपने प्रोफेशन के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, बड़े स्टूडेंट F1 में ये गलती करते हैं या FPT में ये गलती करते हैं कि इस मॉड्यूल को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, और कुछ स्टूडेंट्स तो इसको पढ़ते भी नहीं है कि इससे शायद क्वेश्चंस कम आए। हो सकता है इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, आई एग्री विद दैट, बट द थिंग इज कि यही टॉपिक जो है ये आपका आगे जाके F4 में भी रिपीट होता है, यही टॉपिक फिर आपका F8 में भी रिपीट होता है, यही टॉपिक आगे चल के SPL में भी रिपीट होता है, यही टॉपिक SBR में भी रिपीट होता है, और इन शॉर्ट स्टेज 3 के सभी पेपर्स में किसी न किसी हद तक एथिक्स को टच किया जाता है, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग इन AAA। तो ये टॉपिक अगर आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक फिर आपको आगे चल के बार बार प्रॉब्लम देगा। सो इसलिए छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, और एथिक्स के टॉपिक को तो स्पेशली आप लोगों ने ज़्यादा अटेंशन देनी है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट 90% और मोर देन 90%, तो 100% कोर्स कवरेज तो मस्ट है। अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, देयर इज नो वे कि आप अच्छा स्कोर ले सकें। पासिंग स्कोर तो ज़रूर ले सकते हैं, बट अच्छा स्कोर कभी भी नहीं ले सकते अगर आपका 100% कोर्स कवरेज नहीं है। अच्छा, एथिक्स बेसिकली होते क्या हैं? एथिक्स आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपने प्रोफेशन में रहते हुए एज अ प्रोफेशनल फॉलो करने होते हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि एथिक्स जो है ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। एथिक्स कभी भी आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है कि आपके कंट्री के लॉ ने आपको बताया होता है कि आपने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ बैड फॉर यू। वो तो लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर आप उसको ब्रीच करते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, अगर आप कानून को फॉलो नहीं करते, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये है कि फिर आपको कोर्ट लेके जाया जाएगा, और जज आपको शायद इम्प्रिजन भी कर सकता है, या आपको जेल में डाल सकता है, या आपको जुर्माना कर सकता है। हल्का जुर्माना भी कर सकता है, भारी जुर्माना भी कर सकता है। ये तब जब आप लीगल ऑब्लिगेशन को ब्रीच करते हैं। बट एथिक्स जो हैं ये भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उनको फॉलो करो। लेकिन अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हैं तो इट शोज योर हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो इट्स स्टिल फाइन, राइट? ओके, तो ये आपके एथिक्स हो गए, और एथिक्स में और लीगल ऑब्लिगेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इन दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिलेबस। अब थोड़ा सा इसकी नेचर की बात करते हैं। मैंने सिलेबस को इसलिए पहले डिस्कस कर लिया ताकि आपको इस सब्जेक्ट का नेचर समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। अब जो बच्चे FA1, MA1, FA2, MA2 पढ़ के आए हैं, वो चारों पेपर जो थे वो कंप्यूटेशन बेस्ड थे, कैलकुलेशन बेस्ड थे। इस पेपर में कोई भी कैलकुलेशन एज सच नहीं है, सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में वो कभी आपसे, फॉर एग्जांपल बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, सारे बच्चों को आती है, दैट बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी कैरिड आउट with the view of realization of profits, with the view of earning of profits। ये एक बुकिश डेफिनेशन है, और ये सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आती है। वो एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि बिजनेस की डेफिनेशन लिख दे, एक दो वर्ड्स उसमें से उठा दे और उसका फिल इन द ब्लैंक बना दे। ऐसा कभी भी वो एग्जाम में नहीं देगा। तो बच्चे F1 में क्यों कम स्कोर करते हैं, या अक्सर बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये जो है एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। एप्लीकेशन बेस या इम्प्लीकेशन बेस का क्या मतलब है?
अगर आप बुक को रीड कर रहे हैं और एक नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं, तो नॉलेज होना एक बात है और उस नॉलेज को अप्लाई करना कंप्लीटली डिफरेंट बात है। अब जो बच्चे F1 फेल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत तगड़ी नॉलेज होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने चीज़ को मेमोराइज किया होता है। नॉलेज तो उनके पास होती है, बट उस नॉलेज को अप्लाई करना उनको नहीं आता। अब मैं आपसे पूछूं बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, आप फर शायद बता दें, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें बिजनेस कौन सा है, और उसको अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सो मीन आपके नॉलेज के एप्लीकेशन में इश्यू है। तो इसीलिए जो एग्जाम पैटर्न होगा वो 100% एप्लीकेशन बेस होगा, वो कभी आपसे डेफिनेशंस नहीं पूछेगा। अच्छा, इसमें हम बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स पढ़ते हैं जिनके डिफरेंट पर्पस होते हैं। अब बच्चे उन मॉडल्स को मेमोराइज कर रहे होते हैं, उन मॉडल्स को मेमोराइज करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो मॉडल्स जो है वो टेस्ट नहीं होते। वो आपको एक सिचुएशन देगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा, छोटी सी सिचुएशन देगा जिसको हम केसलेट्स बोलते हैं बेसिकली, और उसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस मॉडल को अप्लाई करें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि F1 जो है ये 100% एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, थ्योरेटिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। नॉलेज होना एक बात है, आपने ये नहीं सीखना कि नॉलेज आपके पास कितनी है, आपने नॉलेज सिर्फ एक्वायर नहीं करनी, बल्कि आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, कनेक्टिविटी क्या है इस पेपर की? ये F1 है, ये ACCA स्टेज 1 का या FIA के लास्ट स्टेज का पेपर है। इसके बाद ये पेपर जो है, इसके टॉपिक्स जो है वो डिफरेंट पेपर्स में जाएंगे, बट ये पेपर जो है फिर आप स्टेज 3 में दोबारा से पढ़ेंगे SBL, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। जो टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक्स जो है SBL में जाके रिवाइज होंगे। SBL जो है ये स्टेज ACCA स्टेज 3 का पेपर है जिसको हम प्रोफेशनल लेवल पेपर कहते हैं। अब SBL जो है ये बड़ा लंबा पेपर है, ये ACCA का वाहिद पेपर है जिसका एग्जाम जो है 4 आवर्स होता है। इसका क्या मतलब है कि इसका कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है। सो जो बच्चे F1 में कमज़ोर होते हैं वो आगे जाके SBL भी बहुत आसानी से फेल कर देते हैं। सो अगर आपके F1 में स्कोर कम आ रहे हैं या स्कोर कम आने के चांसेस हैं, सो इट मीन्स कि आपके SBL को फेल करने के पूरे चांसेस हैं। सो इसलिए आपने कोशिश करनी है, आपने टारगेट करना है कि एटलीस्ट 90% प्लस आपने स्कोर करना है F1 में, ताकि आप SBL को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। जो बच्चे 60-70% लेके F1 पास करते हैं, उनका मैं इन राइटिंग कह सकता हूँ कि वो SBL आगे जाके फेल करेंगे। ये अलग बात है कि SBL पढ़ते हुए वो दोबारा से इन डेप्थ स्टडी करें, दोबारा से F1 को कवर अप करें, तो फिर शायद उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो उनका F1 में अगर उनका 60-70% स्कोर है और इसी नॉलेज को वो आगे लेके जा रहे हैं SBL के लेवल में, तो ऑब्वियसली 100% चांस है कि वो बच्चे फेल होंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम्स की तरफ कि एग्जाम पेपर कैसा होता है बेसिकली इसका। अगेन 2 आवर का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड या CBE एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, बट ऑब्वियसली आप घर से बैठ के इसको नहीं दे सकते, आपने एग्जाम सेंटर जाना होता है। पाकिस्तान के एंड इंडिया के हर सिटी में ये ऑलमोस्ट एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। नहीं तो आप ACCA की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। कहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं? जो भी ACCA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो हमेशा आप accaglobal.com से ले सकते हैं, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है वेबसाइट पे नहीं है, तो आप ACCA को डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, students@accaglobal.com। ओके, सो 2 आवर का CBE एग्जाम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 46 क्वेश्चंस होते हैं। 46 MCQ क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चन कौन सा है कि एक स्टेटमेंट दी होगी और 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपने उनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा MCQs जो हैं वो और भी डिफरेंट नेचर के यहाँ पे हो सकते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी जा सकती हैं, बट वो भी एप्लीकेशन बेस ही होगी। फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स भी दिए जा सकते हैं। MA1 FA1 या MA2 FA2 उस लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ
50 MCQs ही होते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट वेराइटी के MCQs हो सकते हैं। यहाँ पर मैचिंग के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इन 46 क्वेश्चंस में, बट मेजॉरिटी जो है 46 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टिपिकल MCQ होगा, जिसमें एक ही राइट ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद ये आपका सेक्शन ए है एग्जाम का, 2 सेक्शंस होते हैं एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी ऑफ द एग्जाम जो है, इसमें आपको MTQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। MTQ बेसिकली मीन मल्टीपल टास्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा जिसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उस क्वेश्चन में आपको छोटी सी केसलेट या छोटी सी एक सिचुएशन दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपसे 2-3 डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको हम कहते हैं MTQ। टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे MTQ के, उनके अब डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं। यूजुअली 2 पार्ट्स होते हैं, बट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। MTQ जो है, इसमें आपके इन सब टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, मैचिंग हो सकते हैं और मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें 5-6 ऑप्शन हो और उसमें से 2-3 जो है वो ठीक हो, तो उन 2-3 को आपने सेलेक्ट करना हो। सो मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, बट एक ही क्वेश्चन में 2-3 किस्म के डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को MTQ कहा जाता है। टोटल जो मार्क्स हैं इस एग्जाम के वो 100 मार्क्स हैं एंड 50% जो है वो पासिंग स्कोर है। अगर आपने 50 या 51 ले लिया, यू आर पास। 49 अगर आपने लिया तो दैट मीन्स यू आर फेल। ऑलराइट, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं अपनी लाइव क्लासेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस फॉर F1, जिसको FBT भी कहा जाता है। सो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 5th of September 2022। अब लाइव क्लासेस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 100% BPP की स्टडी टेक्स्ट कवर करेंगे, ऑल इन लाइव क्लासेस। और जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस हैं वो जूम के थ्रू होती हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। सेकेंडली, जो हमारी BPP की रिवीजन किट है उसको भी हम कवर करेंगे क्लास में, प्लस आपको हर चैप्टर से रिलेटेड हम असाइनमेंट्स भी देंगे ताकि हम देख सकें कि आपको वो चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और जब कोर्स एंड होगा तो वहाँ पर हम आपको मॉक एग्जाम्स भी देंगे। और ट्रू अकेडमी में ये मस्ट है कि जब भी आपने मॉक एग्जाम्स देने हैं तो एटलीस्ट 3 मॉक एग्जाम्स देने हैं। ये मॉक एग्जाम जो है आपके ट्यूटर जो है उसको रिवाइज करेगा, उसको रिव्यू करेगा और फिर आपको कमेंट्स देगा कि आपने कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करना है बिफोर द रियल एग्जाम। और उसके बाद अगर आप मॉक एग्जाम फेल कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपके लिए क्रैश कोर्स या रिवीजन सेशन रखा जाएगा बिफोर योर रियल एग्जाम। और रिवीजन सेशन के बाद अगेन आपको मॉक एग्जाम दिया जाएगा एंड इफ यू पास दैट मॉक एग्जाम सो इट मीन्स यू आर ऑल गुड टू गिव द रियल एग्जाम। जब तक आप मॉक एग्जाम पास नहीं करेंगे वी विल नेवर सजेस्ट यू कि आप रियल एग्जाम या रियल एग्जाम की अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करें। सो दिस इज ऑल अबाउट F1 एंड FBT। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9230323500। सो मेरी टीम हमेशा वहाँ पर ऑनलाइन होती है, आप किसी भी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं। F1 FBT से रिलेटेड फिलहाल ये वीडियो देख के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, या ACCA में जनरल गाइडेंस आपको चाहिए या आपके किसी और पेपर में आपको मुश्किल आ रही है एंड यू नीड अ ट्यूटर सपोर्ट, सो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप अस।